Not tank, like what you call it? Top of the tank. Yes, sir. Top of the tank, from surface of the liquid to the top of the tank, the empty space, the measurement of that is how much. नहीं, don't say measurement of empty space. जब तुम ऐसा कहते हो measurement of empty space, then तुम volume की बात करने लगते हो. तो हम जब alleging की बात करते हैं, yes, तो by length, sir, by length. height की बात करते हैं basic. ठीक है. So the process of measuring the depth of air inside the tank is called as alleging. Normally ये काफी common है tankers के ऊपर, but जो लोग इन tankers में sail नहीं किया होता, they are only aware of sounding. But tankers में हम लोग ये alleging काफी ज्यादा use करते हैं, because this will help us not to clean our sounding rod again and again. Am I right, tanker guys? Yes, sir. Yes, sir. So basically ये philosophy, ये fundamental tanker से ही आया था कि हम जब sounding लेते हैं, suppose हमारे जहाज पे 20 कार्गो टैंक्स हैं और 20 की मुझे साउंडिंग लेनी पड़ जाए, एक टैंक की साउंडिंग लेने के बाद में क्रूड ऑयल की मैं बात करूं, इट्स लाइक अ ग्रीस, वो पूरी उस पर चिपक जाता है. चिपक जाएगा तो मुझे साफ करने में 20 में कम से कम, आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक, आई विल टेक 15 मिनट्स टू डू वन टैंक ओनली. तो 4 टैंक 5 घंटे लग जाएंगे मुझे साउंडिंग लेने में. तो इसीलिए हम लोगों ने साउंडिंग की जगह पर टैंकर्स के ऊपर एक नया कॉन्सेप्ट बनाया अलेजिंग का, ताकि हमारी साउंडिंग टेप बार बार गंदी ना हो. हम जब हवा वाला पोर्शन नाप लेंगे, टैंक की टोटल हाइट तो हमें मालूम ही है, जितना पानी में डूबा है वो माइनस कर, जितना हवा वाला है वो माइनस कर देंगे तो पानी वाला पोर्शन आ जाएगा. सिंपल सी बात है ना. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अलेजिंग. ठीक है. अच्छा, इस पॉइंट पे एक मेरे को क्वेश्चन याद आया. ये एक टैंक के अंदर में अगर कुछ पानी भरा हुआ है या कुछ तेल भरा हुआ है तो बाकी पोर्शन खाली है, क्या ये बात सही है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, उसमें एयर है बाकी पोर्शन खाली है, ये स्टेटमेंट गलत नहीं लग रही? सर, उसमें एयर Sir, air. करेक्ट, एग्जैक्टली यही बात मैं करना चाह रहा हूं कि उसमें एयर है. जब हम बैलास्टिंग करते हैं तो क्या किसी ने ये सिखाया था सबसे पहले कि जब हम बैलास्टिंग करते हैं तो एयर पाइप, एयर वेंट के पास जाके महसूस करते हैं जो अंदर की एयर बाहर निकल रही होती है? क्या किसी ने नोटिस करा? Yes, sir. यस सर Yes, sir. Yes, sir. That Yes, is the sir. information, that is Yes, the sir. Yes. है ना. So that is why ये concept सर ये भी तो हमारा, बैलास्टिक के टाइम भी हम फील कर सकते हैं. मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ मालिक. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ओनली. तूने क्या सोचा था? व्हाट यू वर हियरिंग? सर वो टैंक के बारे में सोच रहा था मैं, ये क्रूड वाला. हाँ, वो तो पुरानी बात होगी यार. तेरा सिस्टम स्लो है क्या? सर मेरी बैटरी है फ्लक्चुएशन क्या? फ्लक्चुएशन हुआ बस. अच्छा ठीक है, थोड़ा मजाक चलता रहना चाहिए, है ना. कोई बात नहीं. हाँ, तो प्लीज राइट डाउन दिस बेसिक फॉर्मूला जो हमारे को आगे जरूरत पड़ने वाली है. इनसे ही हमारा काम चल जाएगा. बाकी बहुत सारे फॉर्मूलाज मैं बताऊंगा अभी, बट अभी बेसिक के लिए ये हमारे काम आने वाले हैं थ्रू आउट. सर अलेज में हाइट ऑफ साउंडिंग पाइप इंक्लूड होती है? हाइट ऑफ साउंडिंग पाइप मतलब? लाइक उसमें भी एयर ही होती है ना, हाइट ऑफ साउंडिंग पाइप इंक्लूड करते हैं लाइक जब अलेज कैलकुलेट करते हैं. डिपेंड करता है आप कहाँ से एलएच कैलकुलेट कर रहे हो.
हाँ ओके सर। जैसे जैसे टैंकर्स के ऊपर एक अलेज पोर्ट होता है, तो अलेज पोर्ट की हाइट के हिसाब से ही हमारी बुकलेट्स के अंदर में कैलकुलेशन दी होती है। आ रही बात समझ में? तो किस हिसाब से हमारी कैलकुलेशन किताबों में दी हुई है, हमारे को वो जाकर के देखना पड़ता है। हाँ ओके सर, अब लग गई समझ। ठीक है ना, डिपेंड करता है वो कैसे दी हुई है बुक्स के अंदर में जहां से हम रेफर करते हैं कि 0.2 अलेज का मतलब क्या है, कितना पानी है उसके अंदर, कितना तेल है उसके अंदर में, वो एज पर दी बुकलेट। वो जो अलेज पोर्ट होता है, अलेज पोर्ट पे जो हाइट होती है अलेजिंग पॉइंट की, वो भी इन कंसिडरेशन होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है, और उसी हिसाब से बुकलेट में क्वेश्चन वो टेबल्स बने होते हैं। थैंक ये फॉर्मूला सबको मालूम थे? यस सर। यस सर। मेरी एक बात याद रखना, जो सबसे पहला फॉर्मूला लिखा है ना मैंने, मेरी गारंटी है वो अभी लिख रहे हो फिर भी भूल जाओगे। पहला फॉर्मूला क्या लिखा है? पहला फॉर्मूला मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मेरी बात याद रखना, ये अभी बता रहा हूं अगले 4 महीने के लिए। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है और इसी में गड़बड़ करते हैं, बाकी सब ठीक है। चलो अब चलते हैं, छोटी छोटी सी चीजें हैं किताब के अंदर में जो हल्की हल्की इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, और उसी हिसाब से मैं ये पहले 5 चैप्टर थोड़ा से जल्दी कराने वाला हूं। पहला चैप्टर की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें हमारे काम की कोई खास चीज नहीं है, बेसिक फॉर्मूला लगाने, मैं वो बाईपास कर रहा हूँ, सीधा वाटर प्रेशर पे आ रहा हूँ। किसी को मालूम है वाटर प्रेशर क्या होता है? The pressure exerted by water or surface. नहीं, ये थोड़ा सा सही नहीं बोला तूने यार। सर कोई भी डब्बा को पानी में प्रेस करेंगे, जितना जो स्पेस बनाएगा वो वाटर प्रेस। क्या बोल दिया भाई तूने? Sir, water pressure exerted exerted by water per unit water square. submerged area of the ship. अच्छा एक पर बात यूनिट स्क्वायर एरिया में जितना प्रेशर वाटर एग्जर्ट करेगा वो। हाँ नहीं, मैं इसको देसी भाषा में समझना और समझाना चाह रहा था, समझते हैं इस बात को। हाँ अगर स्विमिंग पूल में अंडर वाटर स्विमिंग करेंगे तो प्रेशर एक्सर्ट होता है एक पर्टिकुलर डेप्थ पे जाने के बाद। ओके। कोई भी बॉडी को सबमर्ज करा जाए तो उसके बॉडी के साइड्स पे जो अंदर है पानी के, उन पे जो प्रेशर पड़ेगा वो वाटर प्रेशर है। वो कुछ हद तक तो बात ठीक है, थोड़ा इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब क्या है? तो ये जो प्रेशर की तुमने बातें की, ये डिपेंड किस पे करेगी? सर बॉडी की लेंथ पे, वेट पे, Sir, density of water. नहीं 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 नहीं, चलो समझते हैं इस बात को, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। एक फिल्म आई थी गजनी, सॉरी गजनी कह रहा हूँ, गाजी। यस सर, Yes, sir. क्या सबने वो फिल्म देखी थी? यस सर, यस सर। यस सर, द गाजी अटैक। The Ghazi attack। अब गाजी अटैक में एक फंडामेंटल था। क्या फंडामेंटल था? कि हमारी वो जो सबमरीन थी वो पानी के ऊपर नीचे होती थी, और जो मुझे याद आ रहा है उसकी डिजाइन्ड मैक्सिमम डेप्थ थी 250 की। क्या ये बात सही है? यस सर, यस सर। यस सर। अब ये डिजाइन्ड 250 का मतलब क्या था? अगर उससे ज्यादा जाती है तो क्या फर्क पड़ता? टोटल पानी में submarine प्रेशर ज्यादा पड़ता है, उसमें External वेट pressure ज्यादा ज्यादा होता होता था. प्रेशर ज्यादा पड़ता, और प्रेशर ज्यादा पड़ने की वजह से ही क्या शुरू हो गया था? ब्रेकेज शुरू हो गई थी, टूटना शुरू हो गया था। याद आ रहा है कप्तान साहब की डेथ इसीलिए हुई थी। यस सर। यस सर, Crush होनी शुरू हो गई थी. हाँ, अब मेरा सब कहने का मतलब ये था, इस पूरी प्रक्रिया में एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, द डेप्थ। क्या ये बात सही है?
Yes, sir. Correct. Yes, sir. इसका मतलब the pressure was mostly dependent on the depth, यानी height of column above that point. क्या ये बात सही है? Yes, sir. है ना? Yes, sir. So मोटा मोटी कहने का मतलब क्या है? इसको एक एग्जाम्पल से और समझाता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ऐसा मान लो जिस कमरे में तुम लोग बैठे हुए हो उसको एक्वेरियम मान लो। क्या मान लो? Aquarium. एक्वेरियम। तो तुम्हारे कमरे के साइज का एक्वेरियम है, ऐसा मान लेते हैं, और इस एक्वेरियम में सॉल्ट वाटर भरा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कोई परेशानी? नहीं सर। अब इसमें मैंने एक मछली डाल दी और पानी की सतह से, ऊपर वाली सतह से मछली 2 मीटर पानी के नीचे तैर रही है, तो मछली के ऊपर पानी के कॉलम की हाइट कितनी हुई? 2 मीटर। 2 मीटर। 2 मीटर, 2 मीटर, बिल्कुल ठीक। तो इस मछली के ऊपर कुछ पानी का दबाव होगा, हाँ या ना? सर। हाँ सर। बिल्कुल ठीक बात है। अब एक नदी में आ जाओ, नहीं नदी नहीं, एक झोड़ में आ जाओ। झोड़ समझते हो? तालाब में आ जाओ। यस सर। तालाब मान लो, स्विमिंग पूल मान लो। चलो, स्विमिंग पूल जो कि कमरे से बहुत बड़ा होता है, उस स्विमिंग पूल में तालाब के अंदर में सॉल्ट वाटर भरा हुआ है और उसमें मैंने एक मछली जो पानी की सतह से 2 मीटर पे तैर रही थी सपोज, तो क्या उस पे कुछ प्रेशर होगा? यस सर। सही है ना? कोई परेशानी? नहीं प्रेशर होगा उस पे। ओके, अब एक बड़ा समुंदर ले लो। अब बड़े समुंदर में जो कि बहुत 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 बड़ा है, उसमें एक मछली जो उस पानी की सतह से 2 मीटर पे तैर रही है, क्या उस पे भी कुछ प्रेशर होगा? यस सर। ऐसा। अब ये तीनों एग्जाम्पल में क्या तीनों मछलियों पे सेम प्रेशर होगा? नहीं सर। नो सर। बिल्कुल ठीक। सोचते रहो, बताओ बताओ। होगा। बिल्कुल सेम प्रेशर होगा तीनों मछलियों पर। यही चीज समझानी है, बिकॉज pressure is only dependent upon the height of column of liquid above that point and the density of liquid. अब मेरे इन तीनों एग्जाम्पल के अंदर में मैंने सॉल्ट वाटर लिया था, तीनों मछलियों को मैंने 2 मीटर हाइट पे रखा, 2 मीटर डेप्थ पे रखा था। यस सर। तो तीनों मछलियों के ऊपर इक्वल प्रेशर रहेगा। बस यही बात समझनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटसाइड सर्कमस्टांसेस। छोटी जगह, बड़ा एरिया, बहुत बड़ा एरिया, डज नॉट मैटर। यही बात आपकी स्क्रीन पर मैथमेटिकली आ रही है, लिखी भी हुई है, नोट डाउन करें। मछली के साइज से तो फर्क पड़ेगा ना सर? मछली के साइज से भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। सर एरिया मछली जितनी बड़ी होगी उतना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना प्रेशर। सर वही ना, रिजल्टेंट प्रेशर तो सेम रहेगा। अब मैं बताता हूँ दो चीजें, तुम जहां कंफ्यूज हो रहे हो, लेट मी एक्सप्लेन यू ऑन द बोर्ड। एक सेकेंड। तुम लोग जहां कंफ्यूज हो रहे हो ना, मैं समझाता हूँ अभी कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो।
There's something called pressure. There's something called thrust. Pressure is at any point. Thrust is at any surface या एरिया। मेरी बात समझ में आई? तो ये जो प्रेशर होता है ये किसी एक पॉइंट के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं। दिस इज डिपेंडेंट ऑन force per unit area. Force is basically what? Weight, mass upon area. Mass is what? Volume into density divided by area. Volume is area of cross section into height into density divided by area of cross section. इससे ये कट गया। So pressure is ultimately height or depth into density. But कितना मछली का सरफेस एरिया है वो डिपेंड करेगा, उसको हम कहते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट इज कॉल्ड प्रेशर इनटू सरफेस एरिया। तो अगर मछली का साइज छोटा है तो उस पे थ्रस्ट छोटा लगेगा, अगर मछली का साइज बड़ा है तो उस पे थ्रस्ट ज्यादा लगेगा। But pressure is only dependent on height of column above the point at which we are making the calculation. Am I clear on this? सर एक बार फिर से सर थ्रस्ट कहां से शुरू करूं सर? शुरू से शुरू करूं या लास्ट से शुरू करूं? नहीं सर थ्रस्ट कहां से? थ्रस्ट से, ठीक है। So मैं बता रहा था कि there are two terms. One is called pressure. Pressure is at any point. For example, let's say एक बाल्टी है, इसमें पानी भरा हुआ है। इस पॉइंट पे कितना प्रेशर है? प्रेशर विल बी डिपेंडेंट ऑन ये हाइट ऑफ कॉलम कितनी है, लेट्स से h इनटू डेंसिटी। बट ये जो बॉटम ऑफ द बाल्टी है इस पे थ्रस्ट कितना है, सपोज उसको कहते हैं थ्रस्ट, एंड दैट थ्रस्ट इज प्रेशर एट एनी पॉइंट इनटू सरफेस एरिया ऑफ बाल्टी। तो देयर आर टू डिफरेंट टर्म्स जिसको हमें समझना जरूरी है। देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रेशर व्हिच इज एट एनी पॉइंट, थ्रस्ट इज एट एनी सरफेस। सो थ्रस्ट चेंज होता रहेगा साइज के डिपेंडेंट, बट प्रेशर रिमेन्स द सेम। तो मछली वाले एग्जांपल में प्रेशर रिमेन्स द सेम, यस द थ्रस्ट विल चेंज डिपेंडिंग ऑन अगर मछली का साइज छोटा बड़ा है तो। ठीक है, दिस इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग। अब मैं आपको वापस स्लाइड दिखाता हूं। तो तुम्हारे को एक एग्जांपल और देता हूं। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। सबने जहाज पे लूब ऑयल ड्रम देखा है क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, लूब ऑयल ड्रम में कभी पानी भरा है?
सॉल्ट वाटर या फ्रेश वाटर भरा हो? हाँ सर चाहिए तो कभी नहीं भरा? अच्छा, वेरी गुड, चलो कोई बात नहीं। अब एक काम करो, एक खाली लूवाल ड्रम लो, जहाज पे पहुंचो और फायर हाइड्रेंट से उसमें पानी भर दो, फुल भर दिया सर। अब ड्रम के साइड पे, ड्रम की नॉर्मली जो लेंथ होती है वो, जहां तक मुझे याद है 4 फुट के आसपास होगी उसकी हाइट, तो लेंथ कह रहा हूँ, हाइट, क्या ये बात सही है? तकरीबन 4 फुट के आसपास। यस यस अब एक छेद करो ऊपर से, एक छेद करो ऊपर से 1 मीटर पे, सॉरी 1 फीट पे, 1 फीट पे, और दूसरा छेद करो एकदम सेंटर में 2 फीट पे, तीसरा छेद करो 3 फीट पे ऊपर से। कर दिए तीनों छेद? यस सर। अब मुझे बताओ क्या नोटिस कर रहे हो? नीचे वाले छेद से पानी ज्यादा दूर तक जाएगा बिल्कुल सही, ऊपर एब्सोल्युटली। वाले छेद से। वाई? सर प्रेशर ज्यादा है, डेप्थ की वजह से बढ़ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा फंडामेंटल, क्योंकि जो नीचे वाला छेद है उस पे प्रेशर ज्यादा है। उस पे प्रेशर ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर हाइट ऑफ कॉलम ज्यादा है, सिंपल। ये एग्जांपल समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। सिंपल अंडरस्टैंडिंग, एज सिंपल एज इट इज। मैं तुम्हारे घर की स्टोरी बता देता हूँ। सपोज आज तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जहाज पे ये एप्लीकेबल नहीं है, क्यों एप्लीकेबल नहीं वो भी बताता हूँ। हम जिस घर में रहते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ग्राउंड फ्लोर भी है, मान लेते हैं हमारे पास फर्स्ट फ्लोर भी है, और हमारे पास सेकंड फ्लोर भी है। सब लोग इमेजिन करो, ये मैं तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, घर का एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब तीनों फ्लोर पे बाथरूम्स हैं, नहाने वाले बाथरूम, और नहाने वाले मतलब बाथरूम नहाने वाले ही होते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि there is a shower area in all the 3 bathrooms at 3 different floors। ये बात समझ में आ रही है? अब नॉर्मली क्या होता है हमारे घरों के अंदर में, जो हमारे हिंदुस्तान में घर बनते हैं उन सब में ये तीनों फ्लोर के ऊपर एक छोटा जो छत होती है, छत के ऊपर हमारी टंकी रखी होती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही सर। यस सर। अब जो सेकंड फ्लोर पे बाथरूम है उसमें घुसो, यस सर। और शॉवर ऑन करो। Try and feel the pressure of liquid which is coming out. अब फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ, सेकंड फ्लोर से। यस सर। अब यही काम फर्स्ट फ्लोर पे करके देखो। आई डोंट नो हाउ मेनी कैन फील इट, थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल है, बट ये प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं मैं। फर्स्ट फ्लोर पे यू विल फाइंड दैट द प्रेशर इज मोर देन द सेकंड फ्लोर। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? यस सर। यस सर। और ग्राउंड फ्लोर पे जो बाथरूम है उसमें नहाओगे, यू विल फाइंड द प्रेशर इज मच मोर। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। सब समझ पा रहे हैं क्यों हुआ ऐसा? व्हाई इट इज लाइक दिस? सर हाइट ऑफ द कॉलम। हाइट ऑफ द कॉलम, सिंपल फंडामेंटल। अच्छा, अच्छा, हाइट बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात। अब मुझे बताओ ये वाला एग्जांपल जहाज पे एप्लीकेबल क्यों नहीं है? जो टैंक नीचे होता है ना, इसका टैंक नीचे होता है सर। बिल्कुल, पंप होता है। दो बातें सर हैं। उल्टा होता है। इसमें नहीं उल्टा होता है तो फिर ऊपर वाले में ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता ना, जहाज पे इक्वल रहता है। क्यों? तकरीबन इक्वल रहता है। सर पंप से सप्लाई करते हैं इसके। कौन से पंप से सप्लाई करते हैं? तो क्या पंप सारा दिन चलता रहता है? पंप Yes, सारा sir. दिन चलता रहता है? यस सर। बुलशिट। हाइड्रोफोर सिस्टम, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाइड्रोफॉल्स, यस सर। वो प्रेस करता है सर। पंप चलेगा तो फूक जाएगा पंप। सो देयर इज अ हाइड्रोफोर सिस्टम। हाइड्रोफोर सिस्टम में प्रेशर मेंटेन किया जाता है।
जब उसमें प्रेशर ड्रॉप होता है तो पंप चलता है। कितने लोगों को ये बात मालूम है? काफी कम लोगों को मालूम है तुम्हारी क्लास में मेरे ख्याल से। किसी ने इसका डायग्राम नहीं बनाया हाइड्रोफोर का? फ्रेश वाटर सिस्टम इन अकोमोडेशन किसी ने नहीं बनाया क्या? चलो कोई बात नहीं, चलो इसी बहाने कोई नई चीज सीखी एग्जाम्पल दे करके। हाँ जी, कितने लोगों ने नई चीज सीखी आज हाइड्रोफोर वाली? है कोई हाथ खड़ा करने वाला? काफी लोग हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमारे को कैडेटशिप में ही सीख जाना चाहिए था कि कैसे पानी का सिस्टम चलता है। एक्चुअली क्या कोई सिखाता नहीं है जहाज के ऊपर, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे घरों में जो चीजें चलती हैं हमें लगता है वैसा ही जहाज के ऊपर है, जहाज के ऊपर ऐसा नहीं है। जहाज के ऊपर कोई टंकी नहीं होती, ऊपर ब्रिज होता है। देखिए कभी कोई टंकी? हाँ भाई, किसी ने कोई टंकी देखी थी जहाज पे? एनीबॉडी हैज सीन द टंकी ऑन द टॉप? नहीं सर। क्या No, पता sir. किसी को मिल गई हो, है ना? तो वो टंकी नहीं होती। अब तुम कहोगे कि पंप चलता रहता है, अगर पंप चलेगा 24 घंटे तो पंप फूक जाएगा। नो पंप कैन रन लाइक दिस 24 आवर्स 365 डेज। सो उसके लिए ही हमने क्या सिस्टम बनाया? हाइड्रोफोर सिस्टम बनाया है। एयर प्रेशर मेंटेन करते हैं हाइड्रोफोर में। तो अगर पानी का प्रेशर कम होता है तो हाइड्रोफोर प्रेशर डाल करके पानी का लेवल बना देता है, पानी का प्रेशर बना के रखता है। और जब उसमें पानी कम होता है तो पंप चलता है पानी भरने के लिए हाइड्रोफोर के अंदर में। दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स ऑन बोर्ड। ठीक है सर बोलो बोलो। ऐसे जैसे अभी हाइड्रोफोर था, तो जैसे हम लोग हाइड्रोफोर का वो करते हैं तो उसपे जो होता है वो फिल्टर जो लगा होता है, तो क्या फिल्टर से जैसे हम लोग केवल उसका पीएच वैल्यू मतलब चेक करते हैं, तो हम लोग ये कैसे चेक कर रहे हैं कि वो हमारे मतलब रेगुलेट कर रहा पानी विद द एयर प्रेशर? क्योंकि वो जैसा मैंने एक बार देखा था, तो उन्होंने कहा, जो वहाँ पे चेक करने आए थे, उन्होंने बताया कि केवल आप पीएच वैल्यू लेंगे और पीएच वैल्यू आपको बताएंगे। इफ इट इज above 9 then it is able you can drink that water, कुछ ऐसे ही बोला था। पीएच वैल्यू क्या है भाई? पीएच तो पानी का, पानी लिया तो घर में चेक कर लो पीएच वैल्यू। इट इज जस्ट अबाउट द सैंपल ऑफ वाटर टेकन फ्रॉम एनीवेयर। तो वो टैंक से लेके हाइड्रोफोर से चेक कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। अच्छा, तो हाइड्रोफोर पे तो बिल्कुल करेक्ट आएगा ना, जितना मतलब रिक्वायर्ड होगा उतना ही आएगा, बिकॉज वो तो करेक्ट मतलब पूरा प्योर देता हुआ फिल्टर हाइड्रोफोर का। तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? पॉइंट क्या है भाई? आपके अकोमोडेशन में क्या पीएच की वैल्यू से पानी आपको मिल रहा है, सिंपल। इसलिए वो पीएच की वैल्यू वहां चेक कर रहे हैं। भाई मेरी एक बात बताओ, यमुना में अभी हमारे पास जो पानी है वो वहां से डाइवर्ट होता है रिफाइनरीज की तरफ, जहां पे पानी की फिल्ट्रेशन होती है, साफ होता है। साफ होने के बाद में उसके बड़े सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो चेक होता है। चेक होने के बाद वो हमारे घरों में सप्लाई होता है विद TDS 100 एंड 150। वो हम यूज करते हैं। तो हमारे घर पे हमें अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, हम तो वही चेक करेंगे ना। हमें यमुना की वजह से क्या करना है? यमुना के लिए जो करेगा वो करेगा, हमें क्या मतलब है? तो अल्टीमेटली फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हम क्या अल्टीमेटली एंड पॉइंट पे क्या यूज कर रहे हैं, उसका एक सोर्स क्या होगा? हमारा नलका। हमारे नलके से क्या पानी आ रहा है? सिंपल, वही हाइड्रोफोर है। तो कैसे? है ना? सिंपल सी फंडामेंटल है, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसमें। ठीक है, चलो मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। चलो कुछ नोट्स बनाते हैं। प्रेशर की बात हमने करी, कुछ एग्जांपल्स हमने देखे, इसमें गाजी भी देखी, फिल्म भी देख ली, और प्रैक्टिकल मछली का एग्जांपल भी देखा, और हमने एक ऑन बोर्ड एग्जांपल भी एक दो देखे। ठीक है, एक सेकंड मेरी स्लाइड कहाँ गई? हाँ जी, ये नोट कर लिया सबने? तो दूसरी टर्म थी थ्रस्ट की, जो मैं बोर्ड पे बना रहा था, एंड दैट इज कॉल्ड द टोटल प्रेशर exerted on a given surface. So there are two different terms. One is called pressure
and one is called thrust. Thrust is calculated as pressure into area, and the unit of thrust is tons, while the unit of pressure is tons per meter square. कितने लोगों ने डिजिटल साउंडिंग गेजेस देखी है जहाज पे? यस सर। यस सर। किसी को मालूम है डिजिटल साउंडिंग गेजेस also work on this pressure based system? How many guys knows about it? किसी को मालूम है? यस सर। उसमें नीचे में क्या लगा होता है? अगर एयर गेजेस हैं, डिजिटल एयर गेजेस, उसमें नीचे टैंक के नीचे में एक एयर प्रेशर की ट्यूब लगी होती है और वो कॉन्स्टेंटली अपना एयर रिलीज करती रहती है। तो जिस पॉइंट पे एयर रिलीज हो जाती है, कितने प्रेशर पे रिलीज हुई, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं इनटू हाइट के हिसाब से, और वो हमारे को डिजिटली रिकॉर्ड करके दिखाया था कि कितनी हाइट है, हाइट ऑफ कॉलम ऑफ वाटर और लिक्विड इनसाइड द टैंक। क्या ये बात सही है? कितने लोगों को मालूम है? यस सर। यस सर। दिस इज वन ऑफ द सिस्टम आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज वन ऑफ द सिस्टम आई एम टॉकिंग अबाउट। एक अलग भी सिस्टम होता है, फ्लोट सिस्टम भी होता है। फ्लोट सिस्टम, फ्लोट जैसे जैसे हाइट बढ़ती रहेगी, फ्लोट की हाइट बढ़ती रहेगी, फ्लोट ऊपर चढ़ता रहेगा, उससे भी हमारे को हाइट मिल जाती है। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स अवेलेबल ऑन बोर्ड। वन इज प्रेशर सिस्टम, वन इज फ्लोट सिस्टम। सो मैं प्रेशर सिस्टम की बात कर रहा था। वो एयर रिलीज जिस पॉइंट पे हो जाती है, उतना प्रेशर नोट डाउन कर लेते हैं और उससे कैलकुलेट कर लेते हैं हाइट ऑफ कॉलम इनसाइड द टैंक, और वो डिजिटली आपकी स्क्रीन पर या कहीं पर भी आ जाती है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल। ठीक है, तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहाज पे हम लोगों ने देखी हुई है। चलो अब इसके बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, थोड़ा सा समझेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। वी विल अंडरस्टैंड सम प्रैक्टिकल थिंग्स ऑन बोर्ड जो हम अब तक गलत करते आ रहे थे जहाजों के ऊपर। कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, नोट डाउन करिएगा। एक क्वेश्चन लिखिए सब लोग। फाइंड द थ्रस्ट on a keel plate. Find the thrust on a keel plate having dimensions 10 meter into 2 meter. कील प्लेट की डायमेंशन दी हुई है 10 मीटर इंटू 2 मीटर। आगे लिखिए, when the draft of the ship is 5 meter in salt water. Sir, 1 second. Find the thrust on the keel plate having dimension 10 meter into 2 meter when the ship draft is 5 meter in salt water. Ship draft is draft 5 meter 102.5 102.5 tons. 102.5 tons is the right answer. समझते हैं इसको। कितने लोगों ने छोटा सा डायग्राम बनाया था? कोई है जिसने डायग्राम बनाया हो छोटा सा? मेरी एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से, थोड़ी थोड़ी आदत डालेंगे छोटा छोटा डायग्राम बनाने की, कभी भी गलती नहीं होगी, पास होने के चांस बढ़ जाएंगे एग्जामिनेशन में। बट हम जल्दी के चक्कर में बिना फॉर्मूला लिखे ही, बिना डायग्राम बनाए ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसमें गलती होने के चांस हो जाते हैं। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सो ये एक हमारा जहाज दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड कील प्लेट। इसकी डायमेंशन दी हुई है 10 मीटर क्रॉस 2 मीटर।
और ये जहाज पानी में डूबा हुआ है, इसका ड्राफ्ट दिया हुआ है। सबको ड्राफ्ट मालूम है क्या चीज, समझ कोई बनाने की जरूरत तो नहीं है ना ड्राफ्ट के बारे में? आई एम अज्यूमिंग ड्राफ्ट मालूम है, इसलिए यस कोई सर। डाउट? ठीक है, तो दिस इज द ड्राफ्ट। तो हमारे को निकालना है थ्रस्ट। सो थ्रस्ट होता है प्रेशर इनटू एरिया ऑफ गिवन सरफेस जिसपे निकालना है। सो थ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? डेप्थ इनटू डेंसिटी इनटू एरिया। सो डेप्थ कितनी हुई, यानी कॉलम इस पॉइंट पे कॉलम ऑफ वाटर कितना है? 5 मीटर। तो 5 इंटू 1.025। और इस पूरी प्लेट पे कितना प्रेशर होगा? कंप्लीट प्रेशर ऑन दिस प्लेट एक पॉइंट पे इतना है, तो टोटल कितना होगा इन सबका जोड़? जोड़ मतलब एरिया ऑफ सरफेस एरिया विच इज इक्वल टू 10 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 102.5 टन्स थ्रस्ट। तो मेरी रिक्वेस्ट है आगे से सब लोग ऐसे छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, पूरा फॉर्मूला लिखेंगे और फिर आंसर निकालेंगे, कोशिश करेंगे यूनिट भी डालने की। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस यस दुखी हो क्यों बोल रहा है यार? इतना दुखी हो क्यों बोल रहा है भाई, ये बताओ। चलो आगे करते हैं। A tank has a rectangular bulkhead. A tank has a rectangular bulkhead 20 meter wide and 10 meter high. Find the thrust experienced by the bulkhead. सर डायमेंशंस एक बार रिपीट कर दो। हाँ जी, a tank has a rectangular bulkhead 20 meter wide and 10 meter high. Find the thrust experienced by the bulkhead when the tank is full of oil of relative density 0.9. सर by the bulkhead By the bulkhead when the tank is full of oil of relative density 0.9. बल्कहेड का क्या मतलब होता है? हमारे घरों में जिसको दीवार बोलते हैं, जहाज पे उसी को बल्कहेड कह देते हैं। क्या ये बात सही है? यस यस सर। यस सर। तो जो घर में हमारी दीवार होती है वो जहाज पे जाके बल्कहेड बन जाती है, बस इतनी सी बात है। और 0.9 सब लोग छोटा सा डायग्राम बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। अब मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। ये ऐसा मान लेते हैं, ये दीवार है, बल्कहेड है। जिसमें ये 20 मीटर दिया हुआ है और ये 10 मीटर दिया हुआ है। इसमें पूरा ऑयल भरा हुआ है। सही है? अब मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट पे अगर ये 1 मीटर नीचे है तो इस पॉइंट पे पानी का प्रेशर कितना होगा? सॉरी, लिक्विड का प्रेशर कम होगा 0.9 0.9। यहां पे मिडल में
5 इंटू 0.9, क्या ये बात सही है? यस सर। 4.5। हाँ मतलब वो भी है। और यहाँ पर अगर ये 9 मीटर पे है, यहाँ से ये 9 मीटर है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? 9 इंटू 0.9, यानी 1 Yes, इंटू sir. 0.9, यस सर 5 इंटू 0.9 एंड 9 इंटू 0.9, क्या ये बात सही है? यस सर इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं, मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? 15 इंटू 0.9, हाँ या ना? इसका एवरेज कितना आएगा? है कि नहीं? इसका मतलब अगर हमें पूरा बल्क हेड पे ऐसे काम करना है, या तो हम पॉइंट बाय पॉइंट चूज करते रहे और फिर कैलकुलेट करें, या फिर आसान तरीका क्या है, हम इसका सेंट्रॉइड निकालें। सेंट्रॉइड ऑफ द सबमर्ज्ड पोर्शन, सेंट्रॉइड ऑफ द सबमर्ज्ड पोर्शन, यानी कि यहां से 5 मीटर और यहां से 5 मीटर पे सेंट्रॉइड होगा इसका। इसका मतलब अगर हम प्रेशर एट सेंट्रॉइड निकाल लें, विच इज डेप्थ इंटू डेंसिटी, विच इज 5 इंटू 0.9, और टोटल एरिया सबमर्ज्ड एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, दैट विल गिव अस दिस थ्रस्ट। सो थ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर इंटू submerged area. So 5 into 0.9 into 20 into 10. How much is this? 900 tons. So बल्क हेड पे जो प्रेशर हमें तो थ्रस्ट हमें निकालना था, वो हमने एक सेंटर पॉइंट पे निकाल लिया और उसको पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। दैट विल गिव अस द सेम फंडामेंटल जो हम एक एक पॉइंट करके कैलकुलेट करते। 5 इंटू 0.9, प्रेशर इज 5 इंटू 0.9। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। सो बल्क हेड पे हम सेंट्रॉइड पे प्रेशर निकालते हैं, क्योंकि हर लेवल पे अलग अलग प्रेशर की वैल्यू आती है। बट जब ये बॉटम पे हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, तो सभी पॉइंट पे सेम वैल्यू आने वाली है। क्या ये बात सही है? इसलिए हम सेंट्रॉइड की बात बॉटम पे नहीं करते, सिर्फ बल्क हेड पे सेंट्रॉइड की बात करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलो फिर अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं जो तुम्हारे को तुम्हारे कुछ चीजों की याद कराएगा और तुम्हारे को तुम्हारी गलती भी बताएगा। कैसे, अभी बताते हैं। राइट डाउन वन क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सबको समझ में आया? बल्क हेड पे कैसे करते हैं? हमेशा सेंट्रॉइड पे निकालते हैं। ठीक है, अब लिखो क्वेश्चन। अब कोलिजन बल्क हेड जो रेक्टेंगल, अच्छा एक चीज बताना भूल गया मैं, जो रेक्टेंगल का होता है उसका सेंट्रॉइड ये होगा और वो h/2 होगा, और जो ट्रायंगल होता है उसका सेंट्रॉइड ये होता है। सो अगर ये उसकी हाइट है, अगर ये उसकी हाइट है, ये वाला हिस्सा 1/3 ऑफ h होता है,
ये वाला हिस्सा 2/3 ऑफ H होता है। इसको बेस कहते हैं, इसको एपेक्स कहते हैं। ये एक बार नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देता हूं। सबने नोट डाउन कर लिया? सर एक मिनट सर। हाँ करो करो करो, कोई बात नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन लिखिए। वैसे टाइम हो गया यार, क्या टाइम हो गया? 1110 सर। 1109। 1109। चलो कोई बात नहीं, अगली क्लास में कराता हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि ये इस क्वेश्चन को कराने के पीछे मकसद है। इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे को। टाइम लगेगा मुझे क्वेश्चन करने में और कराने में भी और समझाने में भी। इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है क्वेश्चन का। सो वी विल डू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम एंड नेक्स्ट क्लास, यानी टुमारो। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। सर ये रेक्टेंगल वाला फिर से समझा दो। कौन सा, ये वाला? नहीं सर, ऊपर ट्रायंगल और रेक्टेंगल बनाया ना, ये H2। हाँ, ये सेंट्रोइड होता है। सेंट्रोइड पता है? सेंट्रोइड मतलब जियोमेट्रिकल सेंटर को बोलते हैं बेटा। सपोज ये एक किताब है ना। इस किताब का जो सेंट्रोइड होगा, यानी जियोमेट्रिकल सेंटर, वो इस डायगोनल के इंटरसेक्शन पे होगा, ये वाला। तो ये बल्कहेड भी तो हो गया, जैसे मैंने बनाया। इज इट नॉट अ बल्कहेड? तो अगर ये पूरी हाइट ये H है, ये जो डिस्टेंस है वो H/2 के बराबर होगा, और ऊपर वाला डिस्टेंस भी H/2 के बराबर होगा, यानी बिल्कुल हाइट के मिडल में होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, Yes, sir. यही बना। ठीक है, और अगर ये ट्रायंगल होता तो ट्रायंगल का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा जिसपे हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, वो ऐसे निकालेंगे। तो अगर ट्रायंगल होगा तो ऊपर पानी का कॉलम H/3 के लेवल पे होगा। करवाता हूं मैं अगली क्लास में, ठीक है? कब चाय बना लिया? जाफरी साहब, चाय हमें भी पिला दो यार। सर माइक ऑन था, सॉरी। मैं कह रहा हूँ चाय चाय हमें भी पिला दो यार। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you.